नमस्कार दोस्तों, 3 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं आज? तो भाई देखिए, एक आर्टिकल तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल से लेके है, तो इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान टाइज के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुशांत सिंह जी का लिखा हुआ। अब हो सकता है सुशांत सिंह जी की जो विचारधारा है वो आपको पसंद ना आए, बट फिर भी एक बार देखते हैं। उसके बाद, क्या लोगों को, क्या एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए जिससे वो लोग जिनको जबरदस्ती फॉल्स केसेस में फंसाया गया, लिटिगेशन चलाया गया है, उनको जेल में बंद रखा गया है बिना किसी वजह के, उनको कंपनसेशन देना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। कश्मीर के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, जो किलिंग हो रही कश्मीर में। एक बिहार के लेबर को मार दिया, एक बैंक मैनेजर को मार दिया, राजस्थान का वो बैंक मैनेजर था। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है कश्मीर वैली में। जो कश्मीरी पंडित्स हैं, लगभग 4,000 कश्मीरी पंडित्स जो कि रिपैट्रिएशन पैकेज के अंदर कश्मीर में फिर से रीसेटल किए गए थे, ये फिर से वहां से जाने के मूड में नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी न्यूज को एक बार यहाँ पे देखेंगे। फिर जीएसटी रेवेन्यूज के रिस्पेक्ट में एक, आप कह लीजिए, न्यूज है यहाँ पे। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने अनाउंस किया कि वो 87,000 करोड़ रुपीस रिलीज कर रहे हैं एज अ कंपनसेशन टू स्टेट्स। कुछ दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि 78,000 करोड़ रुपए कंपनसेशन में हम तब देंगे जब हमारे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए कंपनसेशन सेस के चलते पैसा पूरा आया नहीं है, बट फिर भी पूरा 87,000 करोड़ रुपए सरकार ने पे कर दिया है। तो इसका क्या मतलब, इसको देखेंगे। और ओवरऑल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का जो लेवल है वो बहुत नीचे गिर गया है। पहले जिस प्रकार की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होती थी, खेल में जो रिपोर्टिंग होती थी, और आज जिस प्रकार की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों ही मिल जाएगी दोस्तों। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान से एक ऑफिशियल डेलीगेशन आया दिल्ली में, और दिल्ली में आके बातचीत की। ये बातचीत किस रिस्पेक्ट में थी? इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में थी। इसी कंटेक्स्ट में मार्च के महीने में इंडियंस गए थे इस्लामाबाद, और वहां पे बात करके आए थे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। मतलब आप कह सकते हो कि इंडस वाटर ट्रीटी का अकेला ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे अभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैठ के बातचीत हो रही है। बाकी सारे एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म है। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो एंगेजमेंट हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर अफगानियों तक गेहूं पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियंस की थी, वो पाकिस्तानी जमीन के थ्रू की जा रही है। बड़ी मुश्किल से इमरान खान गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल प्रेशर में आके परमिशन दी। उनका बस चलता तो वो परमिशन कभी ना देते। ओके। फिर अगर आप देखो तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये अभी वर्क कर रहे हैं। ओपन हॉस्पिटैलिटी है, पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है, बट हाँ थोड़ी कम जरूर हो गई है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान काफी हॉस्टाइल रिलेशंस रहे। अक्सर कर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करवाता है इंडिया की जमीन में। इस कंटेक्स्ट में रिश्ते तो अच्छे देखो नहीं रह सकते। मोदी जी ने और इससे पहले के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, मनमोहन सिंह जी, सबने यहाँ पे कोशिश की है पाकिस्तान से आज रिश्ते अच्छे करने की। बट पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी ओवरऑल पॉलिटी एंटी इंडिया नोशन पे चलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिश्ते यहाँ पे ठीक कर पाना मुश्किल है। जब भी हमारे देश के लीडर्स उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो कोई ना कोई अटैक यहाँ पे करवा देते हैं। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे देश में भी नेचुरली एक एंटी पाकिस्तान रेटोरिक आएगा, लेकिन ये एंटी पाकिस्तान रेटोरिक बहुत ज्यादा खुले में रिसेंट ईयर्स में नहीं देखने को मिल रहा है। पहले मोदी जी और ओवरऑल जो बीजेपी की रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे, और जिस सरकार के भी मेंबर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंटी पाकिस्तान भाषण देते हैं। अभी पिछले कुछ एक दो सालों में इस तरीके के भाषण नजर नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ऑथर यह बता रहा है कि जब 2020 में चाइना ने इंक्रोचमेंट किया इंडियन जमीन पे, उस समय पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। देखिए, कश्मीर के रीजन में इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इधर लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमेशा स्टेबलाइज्ड रहती थी, उसमें ज्यादा बवाल था नहीं। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर थे, ठीक है, मैं हल्के फुल्के हिकअप्स होते थे, बट इतना नहीं था कि चाइना की फोर्सेस अंदर घुस आए, प्रॉपर लड़ाई ऑलमोस्ट होने की यहाँ पे सिचुएशन आ गई। गलवान वैली का इंसिडेंट आपको याद ही है। इस कंटेक्स्ट में इंडिया को लगा कि भाई देखिए, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों डिस्टेबलाइज्ड रहते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर सिनारियो हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने बैक चैनल टॉक्स यहाँ पे इनिशिएट किए, ऐसा यहाँ पे बोलना है ऑथर का। ऑथर का ये बोलना है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने बैक चैनल टॉक्स इनिशिएट किए पाकिस्तान के साथ थ्रू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स से बात की,
इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो चीजें थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और फाइनली फरवरी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में फिर से सीज फायर लगा। देखिए, सीज फायर तो ऑलरेडी है। सीज फायर का मतलब क्या होता है कि पहले दो आर्मीज आपस में लड़ रही थी, फिर एकदम से आपने जंग को रोक दिया, ये होता है सीज फायर। तो भाई, कश्मीर का तो आपको हिसाब पता ही है। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान बट गए, अंग्रेज चले गए, तो पाकिस्तान ने बोला कश्मीर हमारा। इंडिया तो शुरुआत में बोल रहा था कि ठीक है भाई, कश्मीर को अगर इंडिपेंडेंट स्टेट रहना है तो इंडिपेंडेंट बना रहे। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर लिया, बहुत सारा कश्मीर कब्जाने लगा, नेहरू तक बात पहुंची, नेहरू तक महाराजा हरि सिंह पहुंचे, कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और भारतीय आर्मी घुस गई कश्मीर के अंदर। और जहां पे जितना इलाका जिसने जिसने कब्जा लिया, वो उसका हो गया। भारतीय आर्मी ने उस समय में नेहरू से कहा भी था कि हमको कुछ महीनों का या एक दो साल का समय और दे दो, पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। अगर सरदार पटेल जी के पास पूरी अथॉरिटी होती तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा कश्मीर कब्जा लेते। नेहरू जी ने उस समय पे एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिया, और उसके चलते आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है। बहरहाल, वो एक अलग चीज है। जितना इलाका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जितना इलाका इंडिया के पास है, उसके बीच में जहां पे जंग रुक गई और बॉर्डर खिंच गया, वहां बोल दिया गया सीज फायर। सीज फायर मतलब पहले जो पाकिस्तान की तरफ से फौजी आए थे और इंडिया की तरफ से फौजी आए थे, जो लड़ रहे थे, वो लड़ाई रुक गई। जहां पे रुकी, बॉर्डर खींचा, वो क्या हो गया? वो हो गया भाई आपका सीज फायर। मतलब लड़ाई रुक गई, इसको आप बोलते हो सीज फायर। अब एकदम से लड़ाई फिर से चालू हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग शुरू हो जाती है, इंडिया की तरफ से शेलिंग शुरू हो जाती है, बंदूकें चलनी शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सीज फायर वायोलेशन। रुकी हुई लड़ाई का फिर से शुरू हो जाना, वो फिर रुक जाती है। सीज फायर वायोलेशन भाई कई सौ नंबर्स में होते थे, 102, 125, 237, एक साल में सीज फायर वायोलेशन हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया को समझ में आया कि जब तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ डील करना है, तब तक पाकिस्तान के साथ एलओसी को डिस्टेबलाइज नहीं रख सकते। इसीलिए यहां पे बैक चैनल टॉक्स पाकिस्तान के साथ इनिशिएट की गई। फरवरी 2021 में सीज फायर आ गया, और पाकिस्तान की भी यहां पे मजबूरी थी। पाकिस्तान के ऊपर भी ये जो एफएटीएफ के सैंक्शंस हैं, वो लगने का डर था। ठीक है ना, ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी को ग्रे लिस्ट में डाल रखा गया, कहीं ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए। फिर पाकिस्तान से ये मांगा जा रहा है कि भाई आप टेररिस्टों को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी के भी बहुत प्रेशर है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, तो सीज फायर कैसे ना कैसे करके फरवरी 2021 में कराया गया। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए, तो यहां पे जो बीजेपी की सरकार का स्टैंस बता रहे हैं, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहा है। आर्टिकल 370 के समय पे इंडिया का जो स्टैंस था पाकिस्तान के प्रति, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। भारतीय पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिए कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले लेंगे, अक्सई चीन को वापस ले लेंगे। लेकिन जब चाइना की तरफ से इंक्रोचमेंट हुआ, तब ओवरऑल हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा बदलना पड़ा। लेकिन बातचीत के समय पर पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्तों को स्थापित किया जा सके, इसके लिए पाकिस्तान ने दो शर्तें रख दी। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल कमर बाजिद ख्वाजा, इन्होंने बोला कि भाई अगर इंडिया के साथ बातचीत करनी है तो इंडिया को दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाना पड़ेगा, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी को मत बदलिए। मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाकी स्टेट्स के लोगों को आके सेटल मत करने दो। नहीं करने दोगे तो जो कश्मीरी मुस्लिम है वही रहेंगे कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीरी हिंदू पंडित को तो मार के वैसे ही भगा दिया है वहां से, और जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको भी गोलियां मार रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकली इस समय की सरकार अलाउ नहीं कर सकती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट तो यहां पे होने से रहा। धीरे धीरे करके सिचुएशन बदली। चाइना के साथ एलएसी के ऊपर हमारी बातचीत आगे बढ़ी, हमने ने लिमिटेड डिसएंगेजमेंट किया। देखिए, सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचना कितना मुश्किल होता है, आपको यहां पता चलेगा। कई बार आपने सुना होगा यार कि ये जो चाइना वाले हैं ये इंडिया के अंदर घुसे चले आ रहे हैं, इंडिया वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, डिफेंसिव मोड में, हम अटैक क्यों नहीं कर देते, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। आप सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचो, सरकार कैसे सोच रही होगी, आर्मी कैसे सोच रही होगी। हमें भाई अक्साई चीन का जो बॉर्डर है, आप अक्साई चीन हमारा है बट चाइना ने अनफॉर्चुनेटली कब्जा रखा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको भी संभालना है। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ भी संभालना है। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे ठीक ठाक बवाल चल रहा है, ये माओइज्म वाला चक्कर भी है। हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर चाइना के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कंटेक्स्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीजों को बातचीत से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। लेकिन कई बार हमारी सरकार को पीछे ही ह्यूमिलेट कर दिया जाता है कि अरे नहीं, हम तो बिल्कुल कमजोर पड़ रहे हैं और चाइना के सामने हमारे उठने की हिम्मत नहीं है, और इस तरीके की बातें निकल के आती हैं। नो डाउट चाइना ने जो इंक्रूचमेंट किया है उसके चलते एक वॉर छिड़ने के पूरे चांसेस थे, लेकिन भारतीय सरकार ने बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ चीजों को यहां पे संभाला है। अब इस प्रैक्टिकलिटी के लिए आगे किस प्रकार से सरकार को डेसिफर किया जाएगा, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, तो आगे आने वाले कुछ सालों में पता चलेंगे। बहरहाल, ऑथर का यहां पे बोलना है कि कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है।
और यहां पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा है ऑथर। ऑथर कह रहा है कि देखिए, अब क्या किया जाएगा कि कश्मीर के अंदर इस प्रकार का डिलिमिटेशन किया गया है कि एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा आप कह लो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेटमेंट, जो ये क्या है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू के रीजन के, सॉरी, कश्मीर के रीजन के पास बहुत सारी सीटें थी, अभी भी ज्यादा सीटें उनके पास ही हैं, लेकिन इस डिलिमिटेशन के चलते ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, जबकि जेएंडके में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनते नहीं है, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ही बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें ये जो श्रीनगर और कश्मीर वाला इलाका है, यहां से निकल के आती हैं। उसके बाद अगर आप देखो, तो जब से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया कश्मीर के अंदर, उसके बाद से जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसी चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा आप कह लो इन्वेस्टमेंट किया गया ग्राउंड पे। अमरनाथ यात्रा को कंडक्ट कराने के लिए एक प्रॉपर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को डिप्यूट किया गया। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीनगर की जामा मस्जिद पे फ्राइडे प्रेयर्स को बैन कर दिया गया। तो इस प्रकार की चीजों को चलते इंडिया को इंटरनेशनल कंडेमनेशन मिल रहा है। फिर यासीन मलिक को उठा के अभी के लिए सेंटेंस किया गया जीवन कारावास के लिए, इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने प्रोटेस्ट किया। बेसिकली भारत सरकार की पॉलिसी एकदम बदल गई है। हम लंबे समय से कश्मीर के अंदर कंसोलिडेटेड तरीके से आर्टिकल 370 को रख के चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर ग्राउंड लेवल पे चीजें बिल्कुल भी नहीं बदल रही थी। तो अब भारत सरकार ने बोला कि बहुत हमने इस प्रकार से कोशिश कर ली, अब कश्मीर को मेन स्ट्रीम से मिलाओ। तो ये जो सरकार का टारगेट है कि कश्मीर को लाइक अदर एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया जाए, इस टारगेट में सरकार पूरा मतलब सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये देखना बाकी है। रीजन बीइंग कि कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस के अगेंस्ट और हिंदू कश्मीरी पंडित्स के काम करने को लेके रेवल्यूशन कितना तगड़ा है। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट खुलेआम मार रहे हैं यहाँ पे, मतलब बाकी इंडिया से आए हुए लोगों को। तो क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में कश्मीर में, अभी के लिए हम कह नहीं सकते। बहुत हद तक पाकिस्तान इस वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑथर बोल रहा है बहुत हद तक कश्मीरी सेंटीमेंट भी इस वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं कश्मीरी लोग भी नाराज हैं। अब इसके बारे में आगे भी कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। इंडिया की जो सरकार है, देखिए इमरान खान की जब तक सरकार थी तब तक तो वो इंडिया के साथ बायलेटरली बहुत ज्यादा खुशी के साथ इंगेज कर नहीं रहे थे। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आता था कर लेते थे, यूएस का इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान के ऊपर कम हो गया था। अभी के लिए जो सरकार है शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ भारत के रिश्ते थोड़े अच्छे हैं। शरीफ ब्रदर्स के साथ भारत के बिहाफ पे कुछ इंडियन बिजनेसेस ने भी निगोशिएट किया था। फिर एकदम से मोदी जी भी शरीफ हाउस होल्ड में गए थे, दिसंबर 2015 में चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। हालांकि अकेले नवाज शरीफ के बस की बात थी नहीं, और जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान की पॉलिटी एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चलती है, तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो मोदी जी को भी समझ में आया कि यार कोई मतलब नहीं है, बातचीत करके छोड़ो। अब क्या है, सर्किक डिस्प्यूट, ये जो फिशिंग वाला विवाद है कि इंडिया के फिशरमैन को पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है, पाकिस्तानी फिशरमैन को इंडियन आर्मी पकड़ लेती है, और फिर डिप्लोमेटिक मिशन को बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को और नीचे गिरा दिया। तो अब ये किया जा सकता है कि इन सारे मुद्दों को पहले आप सॉर्ट आउट करो, मतलब कम से कम जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान की एम्बेसी में चले जाएं, मतलब पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी वहां चले जाएं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर आ जाएं। सियाचिन ग्लेशियर के डिलिमिटाइजेशन करिए। लेकिन देखिए सियाचिन ग्लेशियर का डीमिलिटराइजेशन का जो प्लान इंडियन आर्मी पुट फॉरवर्ड कर रही है, वो पाकिस्तान मानेगा नहीं। और इंडियन आर्मी को इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि कारगिल वॉर में जो हुआ था वो हम सब जानते हैं। रही बात कश्मीर के स्टेटस को रिस्टोर करने की, तो कश्मीर का स्टेटस तो देखो रिस्टोर होने वाला है नहीं, और पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेंटीमेंट बहुत हद तक एंटी इंडिया है। तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते अच्छे होंगे, इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले भारत सरकार ने कोशिश की थी चीजों को सॉर्ट आउट करने की, चीजें सॉर्ट आउट हुई नहीं। तो आगे आने वाले समय में भी अगर बायलेटरल एंगेजमेंट बढ़ता है, तो कोई ना कोई प्लेयर इंडिया के ऊपर कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक तो करवा ही देगा। तो यहाँ पे सब केंद्र की सरकार भी थोड़ा बहुत एंगेज करने की कोशिश जरूर कर रही है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर यहाँ पे है नहीं। और अभी के लिए जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे हैं। जनरल बाजवा के बाद जो दूसरा आर्मी जनरल आएगा, वो किस प्रकार से इंडिया की अपनी पॉलिसीज को लेकर चलेगा, वो अपने आप में एक अलग चीज है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इंडिया जैसा हिसाब नहीं है कि आर्मी चीफ सरकार को रिपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ लिटरली सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। प्लस ये इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि जब लास्ट टाइम 2019 में इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हो गई थी, तो हमारा एक पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की कस्टडी में चला गया था, हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट हमने लूज कर दिया था। हमने अपने ही
क्या नाम से हेलीकॉप्टर को मार दिया, 7 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान की अगली बार लड़ाई होगी, झड़प होगी, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर जा सकती हैं। इसलिए शांति से ग्राउंड लेवल पे चीजों को सॉर्ट आउट करना ही सही है। ये अब इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। बहुत हद तक आप कह सकते हो कि इंडिया को एक कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल, पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग नहीं दिखा रहा है, बट इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को ये पॉइंट आउट कर रहा है ये आर्टिकल। इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को इस आर्टिकल की जो व्यू पॉइंट है समझ में नहीं आएंगे। फिर कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर एक प्लान है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राहुल गांधी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कांग्रेस के डाउनफॉल के लिए। तो अब उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। एक आर्टिकल यहाँ पे है, डू वी नीड अ लॉ टू कंपनसेट दोज इम्प्लीकेटेड इन फॉल्स केसेस। तो रिसेंटली आपने देखा कि अक्टूबर 2021 में आर्यन खान को, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ड्रग रैकेट केस में पकड़ा। लंबे समय तक इनको जेल में रखा गया, इनको बेल नहीं मिली, इनको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया केस में। तो यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है। इस डिस्कशन में पूछा जा रहा है कि क्या कंपनसेशन के लिए लॉ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बस एक व्यू पॉइंट है, जैसे मदन बी लोकर साहब, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इनका क्या बोलना है। देखिए, जब भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, तो अगर मोटिवेटेड तरीके से उसके अगेंस्ट केस चलाया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे आर्यन खान, अब देखिए आर्यन खान तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, शाहरुख खान ने अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी अपने बेटे को बचाने में। और मान लेते हैं कि चलो एक बार को आर्यन खान को फर्स्टली इम्प्लीकेट किया जा रहा था, तो उस केस में आर्यन खान एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, वो बच गए यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एक आम आदमी होगा, वो अपने आप को बची नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कौन लड़ेगा। शाहरुख खान जैसे लोग तो यहाँ, उनकी तो हालत खराब हो गई एनआईए के साथ बहस करने में। तो इसी कंटेस्ट में बताया जा रहा है कि मान लो किसी को उठा के जेल में बंद किया जाता है और बोला जाता है ये टेररिस्ट है, उसके खिलाफ केस चलता रहता है और सालों तक कभी कभी केस चल सकता है, और सालों के बाद पता चलता है ये टेररिस्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन तो बनता है। तो अगर किसी केस में प्रूव हो जाता है कि किसी इंडिविजुअल को उठा के जेल में डाला गया था, उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था, तो उस केस में जिस प्रकार को इसको प्रताड़ना मिली, जिस प्रकार की उसको प्रॉब्लम मिली है, उसे कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी अंडर ट्रायल निर्दोष लोग भी 10-10, 8-8 साल तक जेल में बंद रहते हैं, इनफैक्ट 20-20 साल तक जेल में बंद रहे हैं, 25-25 साल तक। और इसमें अगर आप देखिए, तो अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह रहे हो, किसी सबर्बन इलाके में रह रहे हो, किसी गांव के इलाके में रह रहे हो, तो वहां तो आग की तरह चीजें फैल जाती है कि अरे यार, उसका लड़का, उसका पति जेल में बंद कर दिया गया, पुलिस वाले उसको ले गए पीटते हुए। तो इस प्रकार से जो सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन भी है ना, सोशल तरीके से भी इन लोगों को सजा मिलती है, जेल के बंद करने की वजह से भी लोग सजा मिलती है। जो लोग जेल में बंद हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी बाहर 10 प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। तो कंपनसेशन तो यहां पे बनता है। तो यही व्यू पॉइंट ऑलमोस्ट सारे ऑथर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बात यहां पे और बताई जा रही है, ठीक है ना, मीरान बोरवंकर जी का, कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ही नहीं, जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो भी यहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जब किसी को अरेस्ट करेंगी, तो 24 घंटे के अंदर उसको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी रखेंगी। जैसे एनआईए के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं, या फिर कहीं पे भी नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके सामने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बुक करने के सामने लेके आया जाता है, और वो कंटिन्यू करता है कि हाँ भाई, इसको जेल में रखना है, पुलिस कस्टडी में रखना है, जुडिशियल कस्टडी में रखना है। तो ऐसे केसेस में जुडिशरी भी बहुत हद तक, जो लोअर लेवल की जुडिशरी, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो एक जुडिशियल जज को भी यहां पे बहुत हद तक एक्सरसाइज कॉशन करना चाहिए लंबे समय तक किसी की जेल की सजा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी के ऊपर जेल की सजा हुई, मतलब उसको किसी क्राइम में इंप्लीकेट किया गया, उसके खिलाफ इल्जाम लगाए गए, और जो जुडिशियल ऑफिसर है वो उसकी सजा को कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हाँ भाई, हम कस्टडी देते हैं। लेकिन कस्टडी कितनी लंबी, कितने साल तक वो बंदा जेल में रहेगा। तो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स की भी ग्राउंड लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कुछ व्यू पॉइंट्स यहाँ पे भाई दिए जा रहे हैं। चाहिएगा तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अलग कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी निपटा दिया इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, मतलब आपके थॉट प्रोसेस के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नहीं दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, तो आज की डेट में हम लोग ट्विटर के टाइम्स में रहते हैं, ट्विटर के टाइम्स में कोई भी न्यूज बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। और स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट, इंडिया में तो क्रिकेट ज्यादा चलता है, तो क्रिकेट के रिस्पेक्ट में स्पेकुलेशन, मीडिया रिपोर्टिंग, ठीक है ना, जो क्रिकेट सेलिब्रिटीज है उनकी लाइफ को कवर करना, ये सब बहुत तेजी से चलता है। अब अगर अभी आपसे डेकेड्स पहले चले जाओ, 10-20 साल पहले चले जाओ, तो उस समय पे इस प्रकार की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती थी। उस समय पे जो मीडिया थी वो क्रिकेटर्स के साथ ट्रेवल करती थी। उस समय की जो मीडिया थी वो क्रिकेटर्स के साथ शाम को स्नैक्स के ऊपर बैठ के बातचीत करती थी। और कभी कभी जब बातचीत इनफॉर्मल तरीके से होती थी, बिना कैमरे के सामने, तो उस समय पे जो बातचीत होती थी उसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया जाता था। समझ गए? उस टाइम पे लेग बिफोर विकेट,
कि जो डिसमिशल्स थे उनको भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाता था। मतलब क्रिकेटर्स और मीडिया पर्सन एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह थे, और क्रिकेटर्स जो कुछ भी बोलते थे उसको लॉजिकल तरीके से, सेंसिबल तरीके से मीडिया पर्सन डिस्प्ले करते थे पॉपुलर परसेप्शन में। लेकिन आज की डेट में चीजें बदल गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 घंटे का न्यूज साइकिल चल रहा हो, चीजों को सनसनीखेज तरीके से सामने रखा जाता है। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सीरीज हो रही थी, और जब रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया तो शेड्यूल टाइट है क्या, तो रिकी पॉन्टिंग ने बोला हाँ शेड्यूल टाइट है। देखिए प्लेयर्स का शेड्यूल तो टाइट होता ही है, एक दिन मैच खेला, अब 50 ओवर का भी अगर आपने वनडे गेम खेला है तो वो बहुत टायरिंग होता है, और उसके जस्ट अगले दिन जर्नी करनी है, फिर उसके अगले दिन एक और मैच खेलना है किसी और सिटी में, तो फिर प्लेन की जर्नी, फिर अपने आप को किसी दूसरे होटल में जाके अपने आप को सेटल वगैरह करना, तो इससे प्लेयर के शरीर को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो शेड्यूल टाइट होता है, उनके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। ये बात रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, हमारे ऊपर शेड्यूल थोड़ा टाइट है। एमएस धोनी से बोला गया कि रिकी पॉन्टिंग को लग रहा है शेड्यूल टाइट है, तो धोनी भाई ने भी बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाद में उस टीवी रिपोर्टर ने किस प्रकार से न्यूज को डिस्प्ले किया, धोनी स्नब्स पॉइंटिंग, जबकि धोनी भाई भी बोल रहे थे कि हाँ भाई शेड्यूल टाइट, और पॉन्टिंग भी बोल रहा था। मतलब क्या है ना कि किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्समैन के अंदर से कमेंट निकालो और उस कमेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे करो मीडिया के अंदर। तो इससे होता क्या है कि जो एक प्लेयर है ना, उस प्लेयर का जो मीडिया परसेप्शन है वो बदल जाता है, उस प्लेयर का मीडिया से एंगेज करने का जो मन है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो बदल जाता है। क्योंकि प्लेयर को पता है कि वो मीडिया पर्सन को कुछ भी बताएगा, मीडिया पर्सन उसको गलत तरीके से सामने डिस्प्ले करेगा। अक्सर कर देखा होगा कि जो मीडिया पर्सन हैं वो ओवरऑल इन क्रिकेटर से पूछते हैं कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, वो फेवरेट हीरोइन बता देते हैं, तो उसको अगले दिन छाप दिया जाता है कि दिस पर्टिकुलर प्लेयर हैज अ क्रश ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट्रेस। तो इस प्रकार की जो न्यूज होती है ना, वो न्यूज रिपोर्टर्स मीडिया और प्लेयर्स के बीच का जो ट्रस्ट है उसको तोड़ देती हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर एक निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। इसलिए आज की डेट में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, अपने ऑडियंसेस के साथ, क्योंकि बेसिकली एक प्लेयर क्या बोल रहा है वो सही मैसेज में लोगों तक पहुंचे, जो उसके फॉलोअर्स हैं उस तक पहुंचे। इसके लिए मीडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता इन प्लेयर्स के द्वारा। इसी कंटेक्स्ट में ऑथर बता रहा है, ऑथर विजय कुमार साहब है। विजय कुमार साहब का बताना है कि 2012 में जब राहुल द्रविड़ अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले थे, उससे 2 दिन पहले ही राहुल द्रविड़ ने फोन करके विजय कुमार को बताया कि भाई मैं 2-3 दिन बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। लेकिन विजय कुमार साहब बोल रहे थे कि मैंने इसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया। जिस समय पे राहुल द्रविड़ ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया उसी समय पे दुनिया को पता चला हाँ रिटायरमेंट हो रहा है। आज की डेट में कोई प्लेयर रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहे, कहीं से भी बात लीक हो जाए तो बिल्कुल ही वायरल हो जाती है। तो ये चीज गलत हो रही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक सॉरी जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, सनसनीखेज तरीके से चीजों को सामने रखा जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन इन जर्नलिज्म। ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। फिर नेक्स्ट बात आते हैं ग्रिम टर्न। कश्मीर के अंदर चैलेंजेस बहुत खराब है, आपको पता होना चाहिए 9 सिविलियंस को पिछले 22 दिनों में मार दिया गया है। एक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय, एक हिंदू स्कूल टीचर फ्रॉम जम्मू, एक बैंक मैनेजर फ्रॉम राजस्थान। 12 मई को राहुल भट्ट को मारा गया था, पंडित एम्प्लॉय थे। 4,000 पंडित एम्प्लॉयज जो कि स्पेशल पैकेज के अंदर रिक्रूटेड थे वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैली छोड़ के जाना चाहते हैं, सरकार से यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। सरकार ओपनली ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार इनको वापस भेजने की बात नहीं कर सकती, ये सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल फॉलोआउट होगा। सरकार और आर्मी करे भी क्या करे। आज की डेट में अगर आप कश्मीर में जाओगे तो आपको हर दूसरे नुक्कड़ पे एक आर्मी पर्सन गार्डिंग करता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन आर्मी पर्सन की भी तो अपनी कैपेबिलिटी है, कश्मीर की पुलिस की भी तो अपनी कैपेबिलिटी है। वो हर इंसान के साथ तो 2 पुलिस वालों को नहीं लगा सकते ना। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ पुलिस पर्सन और नंबर ऑफ आर्मी पर्सन ये सिविलियन से तो कम ही है। तो हर जगह पे हर इंसान के साथ एक इंसान रहे जरूरी नहीं है। और एक बहुत ही गंदी और घटिया मोडस ऑपरेंडी के थ्रू यहाँ पे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर वैली के अंदर। इन निहत्थे लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। अब इस बात को लेके कुछ लोग बोलेंगे, जैसे कि कल ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें बोलेंगे ये निहत्थे लोगों की मौत बुरी लग रही है, दूसरे लोगों की मौत बुरी नहीं लग रही थी। तो भाई देखिए, कश्मीर के इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो कश्मीर की इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट जो ये लोग बोला जाता है वही गड़बड़ है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब कश्मीर मतलब देश टूटा था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस समय पे कश्मीर ने बोला था हम अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, जितना इलाका आया कब्जा लिया। तो इंडिया के साथ ट्रीटी साइन हुई कि भाई आप आइए यहाँ पे। आज की डेट में अगर जिस इलाके में इंडिया बाहर निकल भी जाए तो कश्मीर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान घुस के उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट कराने वाली आइडियोलॉजी है ना, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे इंडिया अगर गया भी तो इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लेना है। तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह तो वैसे भी नहीं रह सकता, ये बात तय है। और जो लोग
कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे से पाकिस्तान उनको बैक कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कश्मीर को मिलाने की ये एक साजिश है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडियन आर्मी को कश्मीर के इलाके से पुश करना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जा रहा है? अब आर्मी के साथ तो एक लिमिट से ज्यादा पंगा ले नहीं सकते, तो इंडिविजुअल बेसिस पे कश्मीरी पंडित्स को और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? क्या इससे चीजें मतलब सॉल्व हो जाएंगी? क्या लगता है कि भाई ये जो मिलिटेंट्स आज की डेट में इंडिविजुअल्स को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को मार रहे हैं, इससे इंडियन आर्मी कश्मीर वैली छोड़ के चली जाएगी? इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? इससे और आर्मी की डिप्लॉयमेंट होगी, इससे और पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी, इससे और पैरामिलिट्री की डिपार्टमेंट होगी, और कश्मीर के लोग परेशान होंगे। ये जो मिलिटेंट्स यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों को मार रहे हैं ना, इससे ग्राउंड लेवल पे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होनी चाहिए। एक सोसाइटी जब तक अपने माइनॉरिटीज के प्रति वेलकमिंग नहीं है, वो सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, यमन का एग्जाम्पल देख लीजिए, सीरिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दी, जिन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को दबाया, उनको एलिमिनेट कर दिया, और आज इन कंट्रीज के क्या हाल है ये आप सबको पता है। तो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक कंट्री जब तक अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता, वहां पे कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। इंडिया इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पे हो सकता है सेग्रीगेशन होता हो कई जगहों पे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को दबाया गया। इंडिया में माइनॉरिटीज आगे बढ़ती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, और इसीलिए आज की डेट में इंडिया इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है। और वही चीज आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए नहीं बोल सकते। तो इस कंटेक्स्ट में जब तक इस कश्मीर की सोसाइटी में इन माइनॉरिटीज के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी और शांति आ जाएगी, इस बात के चांसेस भी बहुत कम है। 31 दिसंबर 2020 को एक हिंदू गोल्ड स्मिथ को मार दिया गया, बहुत सारे लेबरर्स को यहाँ पे मार दिया, मक्खनलाल बिंद्रू की यहाँ पे मौत हुई थी। तो ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स था, जो कि मनमोहन सिंह जी के समय पे लाया गया था, इसने बोला था हम 20-25 लाख एक फैमिली को देंगे, ओवरऑल उनको नौकरियां वगैरह देंगे। तो इस पैकेज के थ्रू जो कश्मीरी पंडित आए हैं, उनको डरा के यहां से भगाने की चाल है, और बहुत हद तक इस चाल में मिलिटेंट सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो कुछ माइग्रेंट्स को यहां से हटा दें, लेकिन इन सब चीजों से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, और शायद यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि कश्मीर के रीजन में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहे, लेकिन आवाम को तो शांति चाहिए ना, और शांति के लिए चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, और वो यहाँ पे कश्मीर में बिल्कुल ही गायब नजर आ रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि भाई गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 को हटाया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट सरकार का बोलना है कि 1950 से लेके 2019 तक क्या कश्मीर बहुत स्टेबल हो गया था? क्या कश्मीर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था? क्या कश्मीर डेवलप कर रहा था? तो वो भी ऐसा सच नहीं है। वहां पे तब भी सेपरेटिस्ट फैक्शन थे, तो बेटर ये है कि कश्मीर को मेन स्ट्रीम में मिला दो। अब लेट्स सी सरकार की पॉलिसी किस प्रकार से प्ले करती है आगे आने वाले कुछ सालों में। बट ये जो किलिंग के इंसिडेंट्स हैं, इनको किसी भी बेसिस पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर अगर अत्याचार किया है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल बहुत हद तक आर्म्ड फोर्सेस को अकाउंटेबल भी ठहराया है। आज की डेट में आर्मी कुछ भी कर दे ये पॉसिबल नहीं है, ओके, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा केओस ना हो। लेकिन ग्रज रख के यहाँ पे इंडिविजुअल्स को मारने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, और बिगड़ जाएंगी। फिर आगे चलते हैं। अ क्रिटिकल जंक्शन ऑन जीएसटी रिफॉर्म, डिस्टिलिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन जीएसटी रेवेन्यूज इज क्रिटिकल बिफोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर पुट ऑन होल्ड। देखिए क्या बताया गया। 87,000 करोड़ की पेमेंट केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को रिलीज कर दी। कब? ट्यूसडे को। पिछले महीने ही केंद्र की सरकार ने बोला था कि लगभग 78,000 करोड़ रुपए हमको राज्यों को देने हैं। ओके, पिछले 2021-22 के आखिरी 4 महीने के 78,000 रुपए देने थे, लेकिन जब जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा आ जाएगा तब हम दे देंगे। लेकिन अभी के लिए केंद्र की सरकार ने 87,000 करोड़ रिलीज कर दिए, जबकि जीएसटी कंपनसेशन फंड में केवल 25,000 करोड़ रुपए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार ने इन 25,000 करोड़ के अलावा जो 52,000 करोड़ है, सॉरी, जो 62,000 करोड़ है, वो अपनी जेब से खर्च किए हैं, और बाद में जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा उससे भरपाई हो जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं, केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। इस समय भी राज्य की सरकारों को पैसों की जरूरत है रियल टाइम में, और सरकार पैसा दे रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो पर्टिकुलर पैसा दिया गया है ना केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकारों को, इसको जीएसटी कंपनसेशन सेस से वसूलने में मार्च 2026 तक का समय लगेगा। और अभी के लिए एक डिमांड और उठ रही है कि थोड़े और लंबे समय तक कंपनसेशन सेस दिया जाए केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकारों को। अगर वो सेस दिया जाता है तो मार्च 2026 के बाद तक भी
जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जा सकता है। और अगर आप जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे तो कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे चीजें महंगी होने वाली हैं। हालांकि एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है, क्या, कि भाई जितना पैसा केंद्र की सरकार को राज्यों को देना है एज जीएसटी कंपनसेशन सेस, और जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में आ रहा है, उसमें प्रति महीने कितने का गैप है। तो देखा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में 5,000 करोड़ से कम का गैप पाया गया। देखिए, अप्रैल और मई के महीने से पहले जो पहले के 4 महीने थे, उसमें शॉर्टफॉल आ रहा था 19,600 करोड़ का। आप समझोगे शॉर्टफॉल क्या है। हर महीने के हिसाब से अगर जीएसटी कंपनसेशन फंड में मान लो आता है 1,000 करोड़ रुपया, और जितना पैसा राज्य की सरकारों को देना है वो है कितना, 6,000 करोड़ रुपया। तो 1,000 करोड़ आ रहा है, 6,000 करोड़ जा रहा है, मतलब शॉर्टफॉल कितने का हुआ, 5,000 करोड़ का। ये शॉर्टफॉल 19,600 करोड़ हो रहा था अप्रैल मई से पहले के 4 महीनों में। अप्रैल मई में ये शॉर्टफॉल 5,000 करोड़ से कम हो गया। मतलब चीजें सुधर रही हैं। ओवरऑल जितना पैसा हमको जीएसटी कंपनसेशन फंड से निकाल के देना है राज्यों को, और जितना आ रहा है, उसके बीच में जो बड़ा डिफरेंस था वो डिफरेंस छोटा हो रहा है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव न्यूज है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अप्रैल के महीने में 1,67 लाख करोड़ की जीएसटी आई है, और मई के महीने में 1,41 लाख करोड़ की जीएसटी आई है। अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि हायर अमाउंट ऑफ कलेक्शंस मींस हायर अमाउंट ऑफ मनी, और इससे हम जो फिजिकल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और जो सरकार को पैसा, राज्य की सरकार को पैसा देने वाली बात है, इसको सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि जो इंक्रीज्ड जीएसटी कलेक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं ना, इसके लिए इन्फ्लेशन भी एक वजह है। आपको पता है इन्फ्लेशन 7-8% पे चल रहा है। तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा जीएसटी का नजर आ रहा है, इसकी एक वजह यह है कि मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी हुई है। और पिछले 11 महीनों में 1,12 लाख करोड़ जो जीएसटी कलेक्शन दिख रहा है ना, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से एक्स्ट्रा है। और इन्फ्लेशन से एक्स्ट्रा वाला इन्फ्लेशन मैटर, मतलब कलेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि इकोनॉमी में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली वो टैक्स कलेक्शन कम है। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आपको वो ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। अगर हम उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो भले ही हमको जीएसटी कलेक्शंस एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़े नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअल टर्म्स में कम है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन को आप काउंटर करोगे तो ये 1,41 लाख करोड़, 1,67 लाख करोड़ की जो कमाई है मई अप्रैल में, ये कम हो जाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको मजा आया लेक्चर्स में। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय।